बाकी सबके साथ ही इशू हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है. सो बट आई थिंक नेट इज वर्किंग फाइन फ्रॉम माई एंड. एनीवे, so I've been checking your midterm copies. बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नजर नहीं आ रहा तुम लोगों का फॉर सम रीजन. कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि फेल ज्यादा हुए हैं, बट ये कि मेरी एक्सपेक्टेशन जितने मार्क्स की थी उतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे ओपन बुक में ओपन बुक पेपर में नहीं आ रहे जितने के आने चाहिए थे. सो एनीवे, ऑलमोस्ट फिनिश इट. थोड़े से पेपर रह गए हैं, वो फिनिश करके मैं कंप्लीट कर लूंगा. सो अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी हवाले से, तो लेट मी नो. और हम चीजों को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. बुक ऑब्वियसली तुम्हारे पास है, नोट्स भी हैं. कोई और गाइडेंस चाहिए तो आई एम देयर. बट ऑब्वियसली दिस सब्जेक्ट नीड्स अटेंशन, फोकस्ड एफर्ट्स. ठीक है, ये एथिक्स की निस्बत ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, एज यू ऑल नो. इसमें थोड़ी सी इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स. ठीक है, तो इसमें थोड़ी मेहनत की सर जरूरत है, इसमें समझना है. हाँ, यस फखरे आलम. सर ट्रायल एंड एरर मेथड में प्रॉब्लम हो रही है. ट्रायल एंड एरर, ये हमने जो लास्ट क्लास में किया था सिर्फ वो. यस सर, एग्जाम्पल 7.2 एंड एग्जाम्पल 7.8. 7.2 एंड 7, ठीक है. एट द एंड ऑफ द क्लास हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर मैं इसमें ये बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया है, तो लिमिटेड ही स्कोप रखा है इसका. ठीक. अब जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसमें, जैसे कि हमने शुरू के चैप्टर्स किए थे, चैप्टर 1 2 कंप्लीट चैप्टर्स किए थे, राइट. और उसके उसके असाइनमेंट्स भी हमने जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है कंप्लीटली थॉरोली असाइनमेंट्स में किए हैं, क्योंकि वो बेसिकली बेसिस है. तो मगर अब जैसे टॉपिक्स हैं तो पूरा चैप्टर हम एक वीक में ही कर लेंगे. इससे पहले भी कर लिया ये भी, तो उसमें लिमिटेड स्कोप के साथ लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं. ठीक. तो ऑब्वियसली पेपर में भी अकॉर्डिंगली वही चीजें आएंगी, थोड़ी बहुत वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, बट उससे ज्यादा हट के नहीं होगा कुछ भी. ठीक. मगर ऑब्वियसली जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो पूरे पूरे, उसमें सारी चीजें सारे टॉपिक्स करने, तो उसमें उसमें जाहिर है मेहनत भी उसी अकॉर्डिंगली हमें ज्यादा करनी थी. राइट. तो होपफुली तुम लोगों का दूसरा असाइनमेंट सबमिट हो गया होगा. अगर नहीं हुआ तो अभी एक दिन का टाइम है, कल का. कल तक सबमिट करा देना कंप्लीटली. आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, इसके बाद फिर एक असाइनमेंट रह जाएगा हमारा. वो गालिबन केस स्टडी का होगा, तो वो हम कर लेंगे. ठीक. और दूसरा टेस्ट बाय द एंड ऑफ द वीक या नेक्स्ट वीक कर लेते हैं, जिसमें सब एग्री करेंगे. अ, ठीक. तो शल वी स्टार्ट. काफी लोग आ चुके हैं. राइट. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9. इससे पहले हमने कौन सा किया था? चैप्टर नंबर 7. ठीक. तो चैप्टर नंबर 9, इट्स अबाउट बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एंड पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स. कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर? वेरी इजी क्वेश्चन, बट वी मस्ट know the definition. What is, how we can differentiate public sector from private sector? Anyone?
सर पब्लिक सेक्टर वो जो गवर्नमेंट के अंडर में रन कर रही हो। वेरी गुड, गवर्नमेंट के अंडर रन कर रही हो, बट जो चीज भी गवर्नमेंट के अंडर रन कर रही है दे आर ओन्ड बाय सिटीजन्स। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स व्हाई वी यूज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक का वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के मंसूबे और काम होते हैं दे आर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, और जो लोगों का टैक्स और दूसरी चीजें वो गवर्नमेंट के पास जाती हैं। तो इनडायरेक्टली उसके ओनर जो होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं, यानी कि पब्लिक होती है। एंड ऑब्वियसली जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑल्टरनेटिव्स होंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, वो दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, या उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मिनिमम होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत कम होगा, सिर्फ उतना होगा कि हम जो कॉस्ट है वो रिकवर कर सकें, जनरली स्पीकिंग। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं, सारी चीजें हम कवर नहीं करेंगे। बेसिकली पब्लिक सेक्टर, बेनिफिट ओवर कॉस्ट फॉर सिंगल प्रोजेक्ट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट ओवर कॉस्ट, बस ये करेंगे। और लास्ट वन एथिकल कंसिडरेशन, राइट। So, ये लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, इसमें केस स्टडी दी हुई है, इसको हम गो थ्रू नहीं होंगे, ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। 9.1 public sector projects. Virtually all the examples and problems of previous chapters have involved the private sector, where product, systems and services are developed and offered by corporations and businesses for use by individual customers and clients. Let me tell you the page. This is page number 230. 9.1 public sector projects. ठीक है? The government or other companies. Notable exceptions are the long life alternative discussed in chapter 5 present worth and chapter 6 annual worth, where capitalized cost analysis was applied. Now we will explore projects that concentrate on government units and the citizens they serve. They are called public sector projects. ठीक है, अब हम किन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और सिटीजन्स को सर्व कर रहे हैं, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इज ए प्रोडक्ट, service or system used, financed and owned by the citizens of any government level. पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, कोई सिस्टम हो इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, जो फाइनेंस और ओन्ड हो सिटीजन्स किसी भी गवर्नमेंट लेवल। The primary purpose is to provide service to the citizenry of for the public good at no profit. ठीक है, इसका मकसद क्या है कि सर्विस प्रोवाइड की जाए सिटीजन्स को पब्लिक गुड के लिए एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे। एरिया सच एज पब्लिक हेल्थ, क्रिमिनल जस्टिस, safety transportation, welfare and utilities are publicly owned and require economic evaluation. ये बात वैसे कहने में बड़ी अजीब लगती है, बट ये सारी की सारी चीजें जिसमें हमारे पास पब्लिक हेल्थ के अंदर आपके पास हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स। क्रिमिनल जस्टिस में लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, जुडिशरी। सेफ्टी में अगेन लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज प्लस दीगर इदारे। ट्रांसपोर्टेशन, वेलफेयर, यूटिलिटीज में गैस, बिजली, टेलीफोन एटसेट्रा। वेलफेयर में भी इसी तरह बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, ऑल पब्लिकली ओन्ड, मतलब इसकी जो
ओनर हैं वो लोग हैं, एंड रिक्वायर इकोनॉमिक इवेल्युएशन। ठीक, तो जब भी हम बेनिफिट और ओवर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो उसके साथ हमारे पास दूसरी चीज ध्यान में क्या आनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। Upon reflection, it is surprising how much of what we use on a daily or as needed basis is publicly owned and financed to serve us. These are some public sector examples: hospitals and clinics, parks and recreation. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम चीजें काम कर रही हैं, बहरहाल जो काम कर रही हैं उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सीवरेज, सैनिटेशन, स्कूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कम्युनिटी कॉलेज, universities, government sector universities we are talking about, and government sector schools. Economic development projects, convention centers, sports areas, transportation, highway, bridges, waterways, police and fire protection, courts and prisons, food stamp and rent relief programs, job training, public housing, emergency relief, codes and standard. अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब centers and training, but in the first world there are job centers. If you don't have job, you go there, they have facilities, you can register there and try to find the job, right? So first world mein there are job centers as well. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। वी डोंट गो in detail, just quickly skim through it. There are significant differences in the characteristics of private and public sector alternatives. ठीक है, क्या है? नंबर 1, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट स्केल। तो पब्लिक सेक्टर में ये लार्ज होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में लार्ज भी हो सकता है मगर ज्यादातर मोर मीडियम टू स्मॉल। सेकेंड वन इज लाइफ एस्टिमेट। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट होंगे वो लॉन्गर लाइफ के होंगे, जो कि 30 से 50 प्लस ईयर्स तक हो सकते हैं। मतलब आपने एक ब्रिज बनाया, वो 50 साल के लिए उसकी लाइफ है। कोई सड़क बनाई फॉर 40 ईयर्स, ठीक है, मे बी मोर, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, व्हाटएवर। जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्यू ईयर्स के लिए होंगे, बहुत हुआ तो 20-25 ईयर्स, दैट्स द मैक्सिमम। Annual value estimate. Public sector में no profit, cost, benefit and disbenefits are estimated. Private sector में revenue, contribute to profit, costs are estimated. ठीक, public sector में क्या होता है? नंबर 1 no profit, इसके मतलब नो प्रॉफिट बेसिस पे काम करेगा ये। सेकेंडली कॉस्ट, बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट्स आर एस्टिमेटेड। इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, डिसबेनिफिट। डिसबेनिफिट वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हम कोई भी ऑल्टरनेटिव इंप्लीमेंट करने से हमें हासिल हो रहा होता है ना चाहते हुए भी, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में ही होते हैं डिसबेनिफिट। प्राइवेट सेक्टर में डिसबेनिफिट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट्स। इसमें प्रॉफिट जो है वो आपका रेवेन्यू से हासिल होता है। कॉस्ट इनिशियली हम एस्टिमेट करते हैं, बट वी डिसरिगार्ड द डिसबेनिफिट, हम उसको कंसीडर नहीं करते। Public sector projects called publicly owned do not have profits. They do have costs that are paid by the appropriate government unit and they benefit the citizenry.
public sector projects often have undesirable consequences as interpreted by some sector of the public. It is these consequences that can cause public controversy about the projects. The economic analysis should consider these consequences in monetary terms to the degree estimable. ये जो चीजें हैं अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, इसको हम डिसबेनिफिट कहते हैं कि क्या नुकसान है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं कोई ब्रिज बना रहे हैं या सड़क बना रहे हैं तो किसी शहर में, तो वहां की आबादी को वहां से हटाना पड़ सकता है, मूव करना पड़ सकता है, तो ये एक डिसबेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल, लहरी एक्सप्रेस वे बना तो बहुत से एरिया साफ करने पड़े, वहां से लोगों को रिलोकेट करना पड़ा, सो दैट इज ए डिसबेनिफिट. कहीं डैम बनाते हैं हम, तो वहां पे जो आसपास की जमीन होती है वो काट के काबिल नहीं रहती, तो ये डैम बनाने का एक डिसबेनिफिट है. इसकी वजह से कालाबाग डैम जैसे नहीं बन सकता या नहीं बन सका. So these are kind of disbenefits. ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि what is benefit and what is disbenefit. ये एक कैटेगरी है. Disbenefit is not cost. Private sector में we do not consider disbenefit. Often in private sector analysis, undesirable consequences are not considered and they may be directly addressed as cost. अगर वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में हम कंसीडर ही नहीं करते डिसबेनिफिट, मगर अगर हमें किसी वजह से शामिल करना पड़े, कंसीडर करना पड़े, तो दे आर एड्रेस्ड एज कॉस्ट. To perform a benefit cost economic analysis of public alternative, the costs initial and annual, the benefits and the disbenefit considered must be estimated as accurately as possible in monetary units. तो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस के लिए ये सब चीजें हमें मद्देनजर रखनी जरूरी होती है. कौन कौन सी चीजें? कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड डिसबेनिफिट्स. ठीक है, बेसिकली हमारे पास तीन चीजें आई. तो नंबर 1, कॉस्ट, estimated expenditure to the government entity for construction, operation and maintenance of the project. सर आवाज़ नहीं आ रही है. हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर, अभी आई. गुड गुड. मैंने दोबारा शेयर किया है, तो ये अगर अगर तुम लोग शेयर नहीं हो रही तो प्लीज. ठीक है सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है. ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हाँ, अभी अब सही आ जाएगी थोड़ी देर में. बीच में थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो गया था. एनीवे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाई? बिकॉज जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या दे माइट वर्क फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक, तो this is the actual economic analysis they will have to deal. KSC long time back, some 18 years back. तो obviously
पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, तो वी डू नॉट कंसीडर प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ठीक है। तब हम जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको फिर बेनिफिट, डिसबेनिफिट और उसमें ब्रेक करते हैं तमाम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। एनीवे, वेयर वर बी कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड डिसबेनिफिट, ठीक है। तो कॉस्ट की हम बात करें, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट एंटिटी फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेस एनी एक्सपेक्टेड सैलरी वैल्यू। जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर तमाम एस्टिमेट करेंगे जो इसमें, ठीक है, प्रोजेक्ट की। मगर अगर कोई सैल्वेज वैल्यू हमें मिल रही है आफ्टर 5 years 10 years वॉट एवर, या एंड ऑफ द पीरियड, तो उसको हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे, ठीक है। इट्स स्लाइटली इट्स डिफरेंट। सैल्वेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, सो मेक दिस पॉइंट रिमेंबर। नेक्स्ट इज बेनिफिट, एडवांटेजेस टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ओनर्स द पब्लिक। बेनिफिट क्या होगा? वो एडवांटेज जो के पब्लिक को हासिल होगा। डिसबेनिफिट, इफ कॉन्सिक्वेंसेस टू द ओनर, वो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओनर को क्या, ओनर यानी कि सिटीजन्स को क्या डिसबेनिफिट होगा। अब ये डिसबेनिफिट जो है ये बेनिफिट में से माइनस होगा, ये कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। अगर आपको जो है वो 10 लाख 1 मिलियन और डिसबेनिफिट है, तो ये जो 10 माइनस 1 है, सॉरी, ये जो 10 lakhs का बेनिफिट है उसमें से 1 लाख हम माइनस कर देंगे डिसबेनिफिट, ठीक। तो ये दूसरी चीज रिमेंबर करने में, सैल्वेज वैल्यू गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट एंड डिसबेनिफिट गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बेनिफिट if the alternative is implemented. Disbenefit may be indirect economic disadvantage of the alternative. ये economic disadvantage है indirect. It is difficult to estimate the economic impact of benefits and disbenefits for the public sector. And next is funding, taxes, fees, bonds, private funds. ये public sector की funding है. Major is the taxes जो कि government लेती है. Private sector, stocks, bonds, loans, individual. अच्छा, ठीक है। Taxes, fees, bonds, private funds. These are the sources of public sector funding. Private sector funding की sources क्या है? Stock, bonds, loans, individual owners, etc. जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मेजर सोर्स जो है वो टैक्सेस है। हमारे टैक्स की रेशो कम है, लोग पे भी कम करते हैं, 50 में बचा देते हैं और ज्यादा वो खर्च भी नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि अगर 1% टैक्स भी दिया जा रहा है तो वो 1% मतलब जितना भी दिया जा रहा है उसमें से 1% भी लोगों पे खर्च नहीं हो पाता। एनीवे, देन वी हैव इंटरेस्ट रेट। पब्लिक सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। इन सब की डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? पब्लिक सेक्टर के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए रेट ऑफ रिटर्न है क्राइटेरिया, ठीक। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ द इवैल्यूएशन। जो भी हमारा ऑल्टरनेटिव है या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है या म्यूचुअली इवैल्यूएशन का एनवायरनमेंट क्या होगा? पब्लिक सेक्टर के लिए इट इज पॉलिटिकली इंक्लाइंड, ठीक है। ये दूसरी चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। इससे पहले हमने
बेनिफिट और डिसबेनिफिट, एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, अब हमारे पास ये एनवायरमेंट के हवाले से है इवेल्युएशन। और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइमरीली इकोनॉमिक, प्राइवेट मैटर नहीं कर रहा होता क्योंकि ऑब्वियसली इट इज इकोनॉमिक, जो भी कंसिडरेशन है दे आर इकोनॉमिकल। उनके प्राइम फोकस जो होगा वो ये होगा कि किस चीज में हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकें। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा नहीं सकते, तो ये इट्स नॉट प्राइमरीली इकोनॉमिकल बेसिस, बल्कि इट्स मोर ऑफ ए पॉलिटिकली इंक्लाइंड नेचर। इसमें दूसरे फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स के हवाले से हो सकते हैं। देयर आर ऑफ्टन पब्लिक मीटिंग्स एंड डिबेट्स एसोसिएटेड विद पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स टू accommodate the various interests of citizens. Elected officials commonly assist with the selection. Elected officials commonly assist with the selections, especially when pressure is brought to the by voters, developers, environmentalists, and others. The selection process is not as clean as in private sector evaluation. जो selection process होता है वो जनरली क्लीन नहीं होता है जैसा कि प्राइवेट सेक्टर इवैल्यूएशन में होता है। The viewpoint of the public sector analysis must be determined before cost, benefit, and disbenefit estimates are made, and before the evaluation is formulated and performed. There are several viewpoints for any situation, and different perspective may alter how a cash flow is. There we have example 9.1. इससे हमें go through नहीं होना है because it is related to the above case study. You can go through it by yourself. Example, it's not that difficult. मगर इसके लिए जो शुरू में केस स्टडी दी हुई है वो पढ़नी जरूरी है। तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच टाइम। दिस कैन बी योर होमवर्क। तुम लोग खुद ही अपने तौर पे इसको देख लेना एग्जाम्पल को। दैट विल क्लियर द ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Most of the large public sector projects are developed through public-private partnership. ठीक है, अब एक नई टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जितने भी बड़े पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? गवर्नमेंट किसी बजाय कोई काम खुद करने के किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। हुआ एक जनरल प्रोसीजर है गवर्नमेंट का जिसको हम टेंडर कहते हैं, बिडिंग प्रोसेस या टेंडर प्रोसेस। ठीक, तो ऑब्वियसली वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जनरली अगर गवर्नमेंट को कोई काम कराना है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है थ्रू बिडिंग प्रोसेस और वो टेंडर उसको दे देगी। तो जो प्राइवेट पार्टी है वो गवर्नमेंट का काम करके दे देगी। प्राइवेट पार्टी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगी जबकि गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें नो प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रही होगी। A partnership is advantage because of the great efficiency of the private sector subjects. Full funding by the government unit may not be possible using traditional means, fees, taxes, and bonds. Some example of the projects are mass transportation, bridges and tunnels, ports and harbors, airports, water. ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए अकॉम्प्लिश हो सकते हैं।
In these joint ventures, the public sector government is responsible for the funding and service to the citizenry, and the private sector partner corporation is responsible for varying aspects of the project as detailed. The government unit cannot make a profit, but the corporations involved can realize a reasonable profit. In fact, the profit margin is usually written into the contract that governs the design, construction, and operation of the project. ठीक है, अब इसमें एक चीज आ रही है, द डिजाइन बिल्ड ऑपरेट मेंटेन फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है DBOMF. ठीक है, ये DBOM भी हो सकती है और DBOMF भी हो सकती है, कंसीडरिंग फाइनेंस और नॉट. द डिजाइन बिल्ड ऑपरेट मेंटेन फाइनेंस contract is considered a turn. It requires the contractors to perform all the collaboration and approval of the owner, the government unit. The activity of financing is the management of cash flow to support project implementation by a contracting firm. Although a contractor may assist in some instances obtaining the capital funds, the government bonding, commercial loans, taxation, grants and gifts. ठीक है, तो सारे काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम DBOMF का नाम दे रहे हैं, और जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अपनी रिसोर्सेज से. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनानी है या मोर अप्रोप्रिएटली कोई सड़क बनानी है बड़ी, जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड है या जैसे कि M9 हाईवे है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देगी या टेंडर दे देगी, और देन आफ्टरवर्ड्स जितनी भी फाइनेंसेस हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी और वो कॉन्ट्रैक्टर उसको कंप्लीट करके दे देगा. बास केसेस में ऐसा होता है कि उससे किसी प्रोजेक्ट से जो आमदनी होती है आफ्टरवर्ड्स, फॉर एग्जांपल लेयरी एक्सप्रेसवे से जो भी यूज करेगा वो टोल देगा, जो M9 हाईवे यूज करेगा वो टोल देगा, वगैरह वगैरह. तो वो जो इनकम है वो भी फिर उसमें कॉन्ट्रैक्टर का शेयर होगा, और इवेंचुअली 5 इयर्स में वो अपने ब्रेक इवन के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो रिकवर हो जाएगी, लाइक दैट. ठीक है, नाउ benefit cost analysis of a single project. The benefit cost ratio is, this is पेज नंबर 235. जिनके पास अगर ये शेयर नहीं हो रही तो बुक से खोल लें. ठीक है, 9.2 बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ए सिंगल प्रोजेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज रिलाइड अपॉन एज ए fundamental analysis of the project. The benefit cost analysis was developed to introduce greater objectivity into the public sector economics. जब भी हम पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड और एनालिसिस टेक्निक इज बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस. And as one response to the US Congress approving the Flood Control Act of 1936, there are several variations of the benefit cost ratio. However, the fundamental approach is the same. All cost and benefit estimates must be converted to a common equivalent monetary unit. ठीक है, तमाम कॉस्ट और बेनिफिट्स जो एस्टिमेट्स हैं उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक कॉमन इक्विवेलेंट मॉनेटरी यूनिट में. अब वो प्रेजेंट वर्थ भी हो सकता है, एनुअल वर्थ भी हो सकता है और फ्यूचर वर्थ भी हो सकता है. एट द डिस्काउंट रेट द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज देन कैलकुलेटेड यूजिंग वन ऑफ दीज रिलेशंस. क्या रिलेशन है? B/C. बेटा आवाज
आवाज आ रही है जी सबको सर, मेरी? जी सर। यस गुड, सही। वरना बाज दफा ऐसा होता है मैं लेक्चर करता रहता हूँ और आवाज नहीं आ रही होती या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वगैरह। एंड रिलेशनशिप क्या है? बी ओवर सी, B stands for benefit and C stands for cost, is equal to present worth of benefits divided by present worth of cost. अगर present worth की बात करेंगे तो benefit और cost दोनों present worth में होंगे। इसी तरह annual worth of benefits divided by annual worth of cost, या फिर future worth of benefit divided by future worth of cost. Present worth and annual worth equivalents are preferred to future worth values. बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में हम क्या करेंगे? या तो प्रेजेंट वर्थ लेंगे या एनुअल वर्थ लेंगे, बिकॉज दे आर प्रिफर्ड। फ्यूचर वर्थ इतने ज्यादा इट्स नॉट लाइकली टू यूज। कर सकते हैं बट जनरली प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ होता है। एनालिसिस इज पॉजिटिव साइन, कॉस्ट आर प्रीसीडेड बाय अ प्लस साइन। ठीक है, जितने भी साइन कन्वेंशन है वो सब पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये रेशियो है, इसमें नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो वो प्लस साइन होंगी। कॉस्ट आर प्रीसीडेड बाय अ प्लस साइन। तो एक चीज, salvage values and additional revenues to the government when जितनी भी salvage value होगी या कोई additional revenue है एस्टिमेट किया जा रहा है, तो अगर नहीं किया जा रहा तो फाइन, तो हमें कुछ करना ही नहीं। अगर एस्टिमेट किया जा रहा है तो वो दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट इन द डिनोमिनेटर, हमेशा हमेशा वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर, These benefits are considered in different ways depending upon the model used. This benefit जो है वो इस तरह से कंसीडर होंगे, डिपेंड्स ऑन द मॉडल। अगर कन्वेंशन, दो मॉडल्स है हमारे पास, एक कन्वेंशन मॉडल है मॉडल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं। अगर कन्वेंशन बेनिफिट्स, क्योंकि ऊपर बेनिफिट्स दिए हुए हैं तो उसी में से ऊपर ही हम डिसबेनिफिट्स को माइनस कर देंगे। दिस इज द कन्वेंशनल मॉडल and placed in the numerator. The different formats are discussed below. The decision guideline is simple. अब जब हम ये बेनिफिट ओवर कॉस्ट निकाल लेंगे रेशो, तो ये रेशो हमेशा मैक्सिमम या तो 1 से बड़ी हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकती। 0 करने के लिए क्या होगा कि कॉस्ट की वैल्यू जो वो इन्फिनिटी हो जाए, उस सूरत में 0 हो सकती है 1 ओवर इन्फिनिटी। तो जनरली ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर बेनिफिट ओवर कॉस्ट 1 से बड़ी है या 1 के बराबर, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड फॉर द एस्टिमेट्स एंड डिस्काउंट रेट अप्लाइड। ठीक है, अगर 1 से बड़ी है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इट इज इकोनॉमिकली वायबल, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी एस्टिमेट्स हैं और डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड है। और अगर बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशियो जो है वो 1 से छोटी है, मतलब 1 के बराबर नहीं है बल्कि 1 से छोटी है, तो प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इफ द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट वैल्यू इज एग्जैक्टली और नियर 1, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स विल हेल्प मेक द डिसीजन। अगर वो 1 के बराबर है या अप्रोच कर रही है तो फिर हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर डिसीजन का फैसला लेंगे। The conventional benefit cost ratio, probably the most widely used, is calculated BC is equal to benefits minus disbenefits over cost. Cost में अगर salvage value है तो वो cost से नीचे माइनस हो जाएगी, यानी कि एक और फैक्टर आ जाएगा C माइनस S। ठीक है, ये बात समझ में आई? जैसा कि एग्जैक्टली हमने ऊपर ये बात कही है कि अगर salvage value है तो वो they are subtracted from cost in the denominator। तो यहाँ पे अगर salvage value नहीं है तो हमने क्या किया, B
डी ओवर सी, बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अगर सैल्वेज वैल्यू होगी तो क्या होगा, बी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस एस, एस फॉर सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, अब एक एग्जांपल है जिसमें वैल्यूज दी हुई हैं, एक रफ एग्जांपल है क्विकली। 10, 8 एंड 5। 10 बेनिफिट की वैल्यू है, 8 जो है वो डिसबेनिफिट की वैल्यू है, और 5 जो है वो कॉस्ट की वैल्यू है। तो हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 0.4। ये इसका सही तरीका है। इनकरेक्ट हम कॉस्ट में ऐड कर दें डिसबेनिफिट को भी एज ए कॉस्ट कंसीडर करें, तो फिर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5, 0.77। ठीक है, तो अगेन इससे डिसीजन के ऊपर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से वैल्यूज की कमी है, मगर जो रेशियो है वो वेरी कर जाएगी, which is approximately twice the correct B benefit cost value of 0.4. Clearly, then the method by which these benefits are handled a magnitude of the benefit ratio numerator, or incorrectly added the cost in the denominator. A benefit cost ratio of less than 1 by the first method will always be less than 1 by the second method. ठीक है, अब अगर गलती से डिसबेनिफिट को हम कॉस्ट में ऐड भी कर दें, जब भी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर करेक्ट मेथड ये है बेनिफिट में से डिसबेनिफिट को माइनस किया जाए, बी माइनस डी ओवर सी। अब अगर हम लेट्स से हम सैल्वेज वैल्यू इसमें ऐड कर दें 2 और करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करें, तो क्या आंसर आना चाहिए, हाँ भाई कोई करके बताएगा मुझे। If we have a salvage value of 2, तो हम क्या करेंगे इसमें, किस तरह से किया है पहले ये तो समझाओ। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। हाँ भाई, कैसे कैसे है, टेन माइनस 8 है ना, सबकी समझ में तो नहीं कैसे क्या है। अगर सैल्वेज वैल्यू इसमें 2, तो क्या करेंगे कि 10 माइनस बेनिफिट माइनस दिस बेनिफिट, तो डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में वैल्यू आई 2 न्यूमरेटर में, और आपकी आवाज कट रही है डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू सर है, आवाज बहुत कट रही है आपकी। 3, तो 2/3। ठीक है, अब आप ही बता देंगे। यानी कि 66.66% सर आवाज नहीं आ रही। या 0.666। सो दैट्स हाउ इट इज, वेल डन। ठीक है, इसका मतलब है ये बात है कि सर आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हेलो हेलो। हाँ भाई, अब कुछ बेहतर हो गई आवाज? यस सर। यस सर, बेहतर है। जिनको पहले नहीं आ रही थी अब उनको आ रही है। आई एम यूजिंग डिफरेंट नेट। यस सर क्लियर। ओके, क्लियर है, ठीक है, विल कंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो मॉडिफाइड बी ओवर सी रेशियो है। मॉडिफाइड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इंक्लूड्स ऑल द एस्टिमेट्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट वंस ऑपरेशनल। Maintenance and operation costs are placed in the numerator and treated in a manner similar to this benefit. अच्छा, modified benefit cost ratio का मॉडल क्या है? इसके अंदर जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है उसको हम डिस बेनिफिट की तरह बेनिफिट में से माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, द डिनोमिनेटर इंक्लूड्स ओनली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज रह जाएगी, अब हम उसको कॉस्ट का नाम नहीं देंगे बल्कि उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। Once all amounts are expressed in present worth, annual worth or future worth terms, the modified benefit cost ratio is calculated as, कैसे होगी ये? modified benefit cost ratio is equal to benefits minus this benefit minus M&O cost। ये M&O cost या O&M cost ये एक ही है। ठीक है, पहले हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो पढ़ी थी ये वही चीज है, मगर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा वो कॉस्ट होती है जो कि हर साल एनुअली अकर कर रही होती है। रिमेंबर दैट। O&M कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि हर टाइम पीरियड पे एनुअली अकर कर रही है। ठीक, यस सर। सिर्फ डिनोमिनेटर में हम क्या चीज रखेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इससे हमारी रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। Salvage value is usually included in the denominator as negative cost. Salvage value जो है वो हमारी नेगेटिव कॉस्ट हो जाएगी। नेगेटिव कॉस्ट इन द सेंस के कॉस्ट में से हम उसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में। The modified B over C ratio will obviously yield a different value than the conventional B over C method. Modified मॉडल कन्वेंशनल मॉडल से डिफरेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जबकि जो आंसर है वो यूजुअली सिमिलर ही सेम ही होता है। However, as with this benefits, the modified procedure can change the magnitude of the ratio, but not the decision to accept or reject the project. जैसा कि डिस बेनिफिट का केस था, इसी तरह मॉडिफाइड प्रोसीजर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो चेंज कर देता है, जबकि डिसीजन दोनों मेथड से एक ही आना चाहिए जनरली। The benefit and cost different measure of worth which does not involve a ratio is based on the difference between present worth, PW, AW and FW of benefits and cost. ठीक है, एक तरीका जो है उसको हम बेनिफिट कॉस्ट डिफरेंस का नाम भी देते हैं। इसमें रेशियो नहीं है बल्कि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी बेनिफिट है, सी कॉस्ट है, जो कि हमेशा जीरो से ऊपर आनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है जीरो से नीचे, तो इसका मतलब ये है कॉस्ट ज्यादा है। दैट इज मोर सिंपल। तो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर माइनस में चला जाएगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिस मेथड हैज द एडवांटेजेस of eliminating the discrepancies noted above when the disbenefits are regarded as cost. ठीक है, अब इसके अंदर डिसबेनिफिट का कोई इशू नहीं है, सीधे सीधे बेनिफिट है, उसमें से आप जो बेनिफिट है वो नेट बेनिफिट है। बेनिफिट माइनस डिसबेनिफिट इज इक्वल टू बी। Thus, for the numbers 10, 8 and 5, the same result is obtained regardless of how disbenefits are considered. चाहे हम कॉस्ट में से माइनस कर दें डिसबेनिफिट, चाहे हम बेनिफिट में से माइनस कर दें, रिजल्ट हमेशा हमें सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। Now we have example 9.2. Please go through it. इसमें हमारे पास दो ही एग्जाम्पल्स हैं, तो हम दोनों ही करेंगे।
and then we conclude today's lecture after finishing these two examples, 9.2 and 9.3. Quickly go through it. एक एनजीओ कंपनी है अफराम फाउंडेशन, उसने माजी में बहुत सी ग्रांट्स दी हैं टू इम्प्रूव द लिविंग एंड मेडिकल कंडीशन ऑफ पीपल जो कि वॉर टॉर्न एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज हैं, उनके लिए सारी दुनिया में. इन ए प्रपोजल फॉर फाउंडेशन अब्रॉड, Foundation's board of directors to construct a new hospital and medical clinics complex in a deprived Central African countries. ठीक है, एक प्रपोजल यह है कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में नया हॉस्पिटल और मेडिकल क्लिनिक बनाया जाए. The project manager has developed some estimates. These are developed, so she states, in a manner that does not have a major negative effect on